मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? चलो रिफ्लेक्शन आई होप क्लियर हो गया है। अब रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं, ठीक है? तो रिफ्लेक्शन के हमने कंसेप्ट तो करा ही दिए थे आपको, और क्वेश्चंस भी थोड़े अच्छे ले लिए हैं। कंसेप्ट उसमें ज़्यादा है नहीं, लगभग कंसेप्ट ऑल ओवर क्लियर है। सबसे बेहतर अपन ने ये बता लिया कि जैसे इंक्लाइंड मिरर के बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो हम इमेज नंबर ऑफ इमेजेस पता करते थे, तो ऑड है, इवन है, ढिमका है, तो फिर n-1 लेना है, तो फिर इंटीजर है। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए हम लोगों ने क्या करे हुए हैं, एंगल्स जो है, जैसे मान लीजिए सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है। जैसे मैंने लास्ट में पहला क्वेश्चन लिया था कि मान लीजिए 60 डिग्री पे है तो 30 एंड 30 ले लीजिए, या 20 एंड 40 ले लीजिए। तो पहले में जो इमेज होंगे वो 40 एंड 20 डिग्री पे बन जाएगा। फिर उसमें क्या करिए, 60 डिग्री का ऐड करते जाइए और 180 तक पहुंचिए तो वहाँ पे रुक जाइए, या 180 से ज़्यादा है तो वहाँ पे रुक जाइए। लास्ट के दो एंगल जहाँ पर इमेज लास्ट दो इमेज वो मिल रही है, और उनके वो एंगल्स जिन दो एंगल्स पे लास्ट की इमेजेस मिल रही है और जो मिरर के बीच का एंगल है, ये तीनों एंगल ऐड कर देंगे। अगर 360 आएगा तो हमारे पास इमेज क्या हो रही है, एक दूसरे पे ये कर रही है, कोइंसाइड हो रही है, तो हम लोग एक इमेज को कम कर देते हैं। और अगर 360 उनका सम नहीं आ रहा है तो हम लोग ऐसा मानते हैं कि वो कोइंसाइड नहीं हो रहा है, तो नंबर ऑफ इमेजेस जितना आएगा वही रहेगा, ठीक है? तो इस तरह से हम लोग कोई भी क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं, और ये बहुत सिंपल मेथड है, इससे कोई भी क्वेश्चन गलत होने का चांस बिल्कुल नहीं है, ठीक है? तो हम लोग चलिए अब रिफ्लेक्शन स्टार्ट करते हैं। आज रिफ्लेक्शन खत्म हो जाएगा, कल होगा तो थोड़े क्वेश्चन ले लेंगे, देन हम लेंस एंड पढ़ेंगे, लेंस पढ़ेंगे, देन आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बचा हुआ है, वैसा हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। आइए लिखिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है? एक तो इसमें एक चीज होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास क्या होता है, म्यू इक्वल टू कितना होता है, c/v। तो मान लीजिए आपके पास एक मीडियम है, ये μ1 है और ये कितना है, μ2 है, ये रेयर है और ये डेंसर मीडियम है। यहाँ से एक रे आती है, नॉर्मल पे इंसिडेंट होती है और ये टूवर्ड द नॉर्मल बेंड हो जाती है, ये रिफ्रैक्टेड एंगल है। और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है, कुछ रे रिफ्लेक्ट भी हो रही होगी, तो ये एंगल क्या हो गया है, r हो गया है, ठीक है? तो आइए अब हम लोग देखें कि इस तरह से हमारे पास ये है μ1 और ये हो गया μ2। तो यह हो गया यहाँ पे आपके पास लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है? तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में पहला है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन, ठीक है? बकवास हो गई। दूसरा होता है स्नेल्स लॉ होता है। स्नेल्स लॉ क्या होता है, μ1 अगर ये मान लीजिए एंगल कितना है, θ1 माने, और इसको एंगल θ2 मान ले, तो आएगा μ1 sin θ1 इक्वल टू μ2 sin θ2। तो हमारे पास हो जाएगा sin θ1 अपॉन sin θ2 इक्वल टू μ2 अपॉन μ1, और इसको हम लिख सकते हैं μ2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो ये आपका क्या हो गया, स्नेल्स लॉ, ठीक है? तो ये पहला पॉइंट था, हम लोगों ने पढ़ लिया। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं अभी रिफ्रैक्शन थ्रू द मल्टीपल ट्रांसपेरेंट मीडियम। मान लीजिए μ1 μ2 μ3 मीडियम एक साथ रखे हुए ऐसे, और यहाँ से रे इंसिडेंट हो रही है I1 पे, I2 I3 ऐसे ये जाके इमर्ज हो जा रही है रे यहाँ पे। तो हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि μ1 ये मान लीजिए ये μ0 है, ये I0 है, ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है, ये I4 है, और यहाँ पर एंगल आया होगा I5। तो तुम लिखेगा μ0 sin थीटा, sin I0 लिखो इसको, sin I0 इक्वल टू μ1 sin I1 प्लस μ2 sin I2। इसका मतलब ये हुआ सर म्यू sin I जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्या मतलब है, यही स्नेल्स लॉ है, मतलब ये सारे मीडियम के लिए सेम रहेगा। तो स्नेल्स लॉ क्या बोलते हैं कि जिस मीडियम में इंसिडेंट एंगल बन रहा है
उस एंगल का साइन और जिस मीडियम में है उसी मीडियम का हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, कांस्टेंट मिलेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर है। ठीक, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आइए लिखिए, ये थर्ड नंबर है, अपरेंट डेप्थ एंड हाइट। अपरेंट डेप्थ एंड हाइट में क्या है बच्चों, ये मान लीजिए आपके पास एक ये म्यू है और ये एयर है, ये कोई दूसरा मीडियम है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो अब यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर लो, अगर रेनर से डेंसर जाएगी तो टूवर्ड्स द नॉर्मल, अगर डेंसर से रेनर जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, रट्टा मार दो इसको। ठीक है, तो ये क्या है आपके पास व्यू है, ये एयर है, तो एयर का मेरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1 होता है, तो हमने ऐसा लिख लिया है, कोई इशू नहीं है। ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, यहाँ से रे निकलेगी, यहाँ से रे निकली, रे नॉर्मल पे गई, तो क्या हुआ, डेंसर से रेयर जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। और अगर मान लीजिए ये ऐसे रह गई है और ये नॉर्मल है तो फिर ये भी अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। तो इसको हम लोग ऐसे स्टैंड कर लेंगे, तो ये कुछ ऐसे जाएगी, तो इसको ऐसा बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पर क्या बन गया आपके पास इमेज, तो ये मान लीजिए कि आपके पास डेप्थ कितनी थी, h, तो जो इमेज बना है वो कितनी हाइट पे बना है, h डैश पे बना है। ठीक है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है बच्चों, u2/v = u1/u। ये फार्मूला ऐसा नहीं है कि u1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, u1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट रखा है, और u2 इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिस मीडियम में आपका इमेज बन रहा है। ऐसा नहीं है, ये क्या है आपके पास, u1 आपका उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिस मीडियम में इंसिडेंट रेज है, और u2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिस मीडियम में रिफ्रैक्टेड रे पहुंच रही है। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको समझ नहीं आ रहा है, क्या है बच्चों, कि u1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिस मीडियम में इंसिडेंट रे है, या जिस मीडियम से रे आ रही है, या जिस मीडियम में से इंसिडेंट हो रही है, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन है, u1 है। और जिस मीडियम में रिफ्रैक्टेड रे मिल रही है वो आपका क्या है, mu2 है। तो जिस मीडियम में आपके पास जो u है वो कितना है, h है, और v कितना है, h डैश है। तो जो mu2 है वो mu2 कितना है, जिस मीडियम में रे रिफ्रैक्ट हो रही है तो वो कितना है आपके पास, 1 है, और अपान कितना हो जाएगा, h, और ये कितना है mu, और अपान कितना हो जाएगा, सॉरी ये h डैश है, और ये कितना हो जाएगा h, mu2/v = mu1/u। ठीक, ये एक्चुअल में रिफ्लेक्शन फार्मूला है, mu2 - mu1 mu2/v - mu1/u बराबर mu2 - mu1/r होता था। r यहाँ पर क्या है, इंफिनिटी है, तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो mu2/v = mu1/u ऐसा लिखते थे। तो ये जो mu1 है वो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिस मीडियम में इंसिडेंट रेज रहेगी, और mu2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिस मीडियम में रे रिफ्रैक्ट होने के बाद जाएगी। तो हम ऐसा नहीं मानेंगे कि mu1 जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और mu2 जिस मीडियम में इमेज है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो ऐसा हम कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ इमेज ऑब्जेक्ट तो एक ही मीडियम में है, तो फिर हम mu1 mu2 किसका लेंगे। तो हमको एकदम ख्याल रखना है कि सर mu1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिस मीडियम में इंसिडेंट रेज है, और mu2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिस मीडियम में रिफ्लेक्टेड रे आ रही है या रिफ्लेक्ट हो रही है। समझ आया? तो हमारे पास क्या हो गया सर कि mu2/v = mu1/u। तो mu2 क्या है, उस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है जिसमें रिफ्लेक्टेड रे आएगी, तो रिफ्लेक्टेड कहां हो रही है, एयर में हो रही है, तो mu2 कितना है आपके पास 1 है, और जो v है वो कितना है आपने माना है, h डैश माना है, और जो mu1 है उस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है जिस मीडियम से रे इंसिडेंट हो रही है, तो इंसिडेंट रेज कहां पे है, यहां पे है। तो हमारे पास जो mu1 है वो कितना है, mu है, तो हमारे हमको क्या चाहिए, यहां पे हमको चाहिए ये जो u है आपका वो h है, तो हमको चाहिए h डैश, तो h डैश बराबर कितना हो जाएगा, h/mu हो जाएगा। तो आई होप क्लियर है, इसको बोलते हैं अपरेंट डेप्थ। तो अपरेंट डेप्थ हो गया। अब यहाँ पर हम लोग एक चीज और निकालते हैं, शिफ्ट निकालते हैं। तो शिफ्ट कितना हुआ है, वो तो हुआ है h - h/mu, तो हो जाएगा h × 1 - 1/mu बराबर ये क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। आई होप आपको पूरा एकदम से क्लियर है। ठीक, चलिए अपरेंट हाइट की बात कर लेते हैं।
तो अगर ये तुम याद रखेगा म्यू1 म्यू2 किसका है तो 100% कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, नहीं तो तुम जिंदगी भर कंफ्यूज रहेगा कि h/म्यू लेना है कि म्यू h लेना है, क्या लेना है, ये कंफ्यूजन बना रहेगा आपको। तो आपको ध्यान रखना है कि म्यू1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिस मीडियम से रेज इंसिडेंट हो रही है, और म्यू2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिस मीडियम में रिफ्लेक्शन होने के बाद रेज बाहर निकल रही है। समझे? आइए तो अपरेंट हाइट की हम लोग बात करते हैं। तो अभी ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखेंगे? रेयर मीडियम में। तो हमारे पास मान लीजिए सर ये वाटर ही है या फिर कोई मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ पे कितनी डेप्थ पे है, सॉरी ये म्यू है, ऑब्जेक्ट यहाँ रखेगा। तो ऑब्जेक्ट हमने रेयर मीडियम में रखा है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हमने कहाँ पे रख दिया है? रेयर मीडियम में ऑब्जेक्ट रख दिया है। तो ये रेयर से इंसिडेंट होगी, अब जैसे ही रिफ्लेक्ट होगी तो टूवर्ड्स नॉर्मल जाएगी, चूंकि रेयर से डेंसर आ रही है। और यहाँ पे क्या है? AIR, जो कि म्यू कितना होता है, ठीक, ये ऐसा हुआ। फिर ये ऐसे आ रही है यहाँ पे, तो इंसिडेंट होगी, तो ये क्या होगी? ऐसे टूवर्ड्स नॉर्मल जाएगी, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे बढ़ा लेंगे। तो जब हम इसको ऐसे बढ़ाएंगे तो हमको इमेज कहाँ पे मिल गई? यहाँ पे। तो ये ऑब्जेक्ट था और ये क्या मिला? इमेज। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे था? आपके पास h हाइट पे था, तो इमेज कहाँ पे मिला? h डैश पे मिला। कहाँ पे मिला? h डैश पे मिला। फिर से वही फार्मूला, μ1/u बराबर μ2/v। तो म्यू1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिस मीडियम से रेज आ रही है, म्यू2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिस मीडियम में रेज आ रही है। तो म्यू1 कहाँ पे है? आपके पास 1 है, u कितना है? h है। ये कितना है? म्यू2 म्यू है। म्यू कहाँ? जहाँ पर रेज आ रही है। हम लोग यहाँ पे आँख लगा के देखेंगे ना भाई, आँख ऐसी होती है क्या? आँख हम लोग ऐसे लगा के देखेंगे, ठीक है, ओके। तो आँख लगा के देखेंगे तो ये थोड़ा ऊपर दिखेगा आपको। तो कितना हो गया? 1/h। 1/h क्यों? क्योंकि μ1/u। तो म्यू1 उस मीडियम का, म्यू1 उस मीडियम का, बार बार बोल रहा हूँ, म्यू1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिस मीडियम से रेज इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। जिस मीडियम से रेज क्या हो रही है? इंसिडेंट हो रही है। म्यू2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिस मीडियम में रेज रिफ्लेक्ट होकर आ रही है। तो यहाँ पे आ रही म्यू वाले मीडियम में है, तो म्यू2 कितना है? म्यू। और ये भी कितना है आपके पास? h डैश है। तो h डैश बराबर कितना हो जाएगा? म्यू h हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको फिर शिफ्ट निकालना है, तो शिफ्ट कितना हो जाएगा? म्यू h माइनस h, तो ये हो जाएगा h इंटू μ-1 एंड दिस इज शिफ्ट। तो आई होप आपको बिल्कुल क्लियर है। तो एकदम क्लैरिटी रखना है, नहीं तो आगे सारे क्वेश्चन गलत होंगे। तो जब हमको क्या करना है, अब वो हम डेंसर मीडियम में ऑब्जेक्ट रखा है या रेयर मीडियम में रखा है, कैसा दिखेगा, क्यों दिखेगा, ये बताएगा केवल आपको रिफ्लेक्शन फार्मूला μ2/v बराबर μ1/u। म्यू1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिस मीडियम से रेज इंसिडेंट हो रही है, म्यू2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिस मीडियम में रिफ्लेक्शन होके आ रही है। तो ये ध्यान रखेगा तो अपने आप क्वेश्चन आ जाएगा। एकदम गलत होने का 100% चांस नहीं, एकदम नहीं है। तो इस हिसाब से तुम क्वेश्चन कर पाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। थर्ड नंबर हो गया। फोर्थ नंबर देखें, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ इमेज इन रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो ये मान लीजिए आपके पास कोई मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसा है। मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट का यहाँ पे x डिस्टेंस से है। ये मान लीजिए μ1 है और ये मान लीजिए μ2 है, ठीक है। और यहाँ पर से कोई आँख लगा के इसको देख रहा है, ठीक है, ओके। आँख लगा के यहाँ से देख रहा है। तो ये मान लीजिए कि डिस्टेंस कितना है आपके पास। ये जो इमेज बनेगा तो पता नहीं कहाँ बनेगा, हमको नहीं पता है। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर इमेज बन रहा है, तो ये कैसा हो जाएगा? y मान लीजिए। तो हमको अगर मान लीजिए ये v ऑब्जेक्ट से जा रही है तो v इमेज कितना होगा? तो क्या कर, फार्मूला लगा ले। फार्मूला क्या लगाएगा? μ1/v, μ1/u नबे बराबर μ2/v। तो μ1 कितना है आपके पास? μ1 ही है। तो इसको मान ले एयर, क्या मान ले? एयर मान ले। और इसको मान ले वाटर। तो वाटर कितना है आपके पास? म्यू। तो μ1/u, तो वाटर का कितना है? म्यू। और u कितना है? x बराबर 1/, या μ1 μ2 ही मानना है तो मजा आएगा, एक जनरलाइज फॉर्मेट आएगा, ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा μ1/u बराबर μ2/v। तो μ1/x बराबर μ2/y, ठीक है।
तो हमारे पास क्या हो जाएगा ये, अगर हम इसको क्या करें y अपॉन x इक्वल टू μ2/μ1, तो हम इसको डिफरेंशिएट करें तो dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt बराबर कितना हो जाएगा, v इमेज बराबर μ2, समझ बात को, तो dy अपॉन dt इक्वल टू μ2/μ1 इंटू dx बाई dt, तो v इमेज बराबर μ2/μ1 इंटू v ऑब्जेक्ट। नहीं है, समझाते हैं क्या है बच्चों कहानी। कि हमारे पास क्या है, दो मीडियम है, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, दूसरे का μ2 है। अब वो हो सकता है वो डेंसर होगा या रेयर होगा, पता नहीं है, ठीक है। मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो इसके सरफेस से कितना डिस्टेंस पे x पे है, यहाँ पे आई लगा के हम देख रहे हैं, इमेज हमको शिफ्ट होकर यहाँ दिख रही है, तो ये डेंसर मीडियम रहा होगा, ठीक है। फिलहाल ऐसा है, तो हमको बताना है कि अगर ये v स्पीड से पास आ रहा है तो इमेज का स्पीड कितना होगा। तो हमने क्या किया, रिफ्लेक्शन फार्मूला लिया, μ1/u बराबर μ2/v, तो μ1/u को और ये ऐसा है, तो u हमने कितना माना है, x माना है, और v को कितना माना है, y माना है, तो y अपॉन x बराबर μ2/μ1, तो दोनों को d के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, तो हमारे पास कितना मिला, dy अपॉन dt बराबर μ2/μ1 बराबर dx/dt, तो ये हो जाएगा vi बराबर μ2/μ1 और इंटू v नॉट, दैट इज ऑब्जेक्ट। अगर मान लीजिए ये क्या है, ये म्यू है और ये कितना है, एयर है, तो μ1 बराबर μ2 बराबर कितना है, 1 है, और μ1 बराबर कितना हो जाएगा, म्यू, तो v इमेज जो मिलेगा तुमको वो कितना मिलेगा, v नॉट बाई म्यू मिलेगा। कुछ समझे बात को। अब यहाँ पर एक और चीज़ हो सकती है कि सर मान लीजिए यहाँ पर एयर है, तो μ1 बराबर कितना हो जाएगा, एयर है, ये पहला केस मान ले तो, ठीक है, कि μ1 बराबर कितना है, म्यू है, और μ2 बराबर कितना था, 1। अब दूसरा केस ये मान सकता है कि सर अगर हम मानते हैं कि μ2 बराबर म्यू है और μ1 बराबर कितना है, 1 है, तो v इमेज जो होगा वो कितना हो जाएगा, μ2/μ1, तो म्यू इंटू v नॉट हो जाएगा। समझे, तो ये चीज़ों को क्लियर करके रखो। ये जो कंसेप्ट आया है कहाँ से आया है, केवल रिफ्लेक्शन फार्मूले से। तो अगर तुम ये रिफ्लेक्शन फार्मूला याद रखेगा ना तो तुमको चीज़ें बड़ी आसानी से हो जाएंगी और गलत होने का चांस बिल्कुल नहीं रहेगा, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो हमारे पास क्या हुआ सर, हमारे पास ये ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट एक्स डिस्टेंस पे था, यहाँ से हम देख रहे हैं तो इमेज यहाँ पे बन रही है, तो हमने रिफ्लेक्शन फार्मूला लगाया, फिर डिफरेंशिएट कर दिया, और dy/dt इमेज का स्पीड है, dx/dt ऑब्जेक्ट का स्पीड है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये मिला है। पहला केस हमने लिया कि μ1 बराबर म्यू है और μ2 बराबर 1 है, तो ऐसा आएगा। दूसरा केस हमने लिया कि μ2 बराबर म्यू है और μ1 बराबर 1 है, तो ये ऐसा आएगा। तो आई होप आपको क्लियर है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक। उसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन ऐसा है कि मान लीजिए यहाँ पर क्या है, ये वाटर है, ठीक है, ठीक है, ये पानी है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, फिश। कौन है, फिश। तो फिश का स्पीड कितना है, vf, और vf स्पीड से ऊपर जा रही है, और यहाँ पर एक बर्ड है। बर्ड कैसा है, ठीक है, बर्ड ऐसे है, तो बर्ड कैसे आ रही है, vv से है, ठीक है। तो आपको बताना है क्वेश्चन क्या है, speed of fish seen by bird, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू है, और ये कितना है, एयर। तो अगर ये बर्ड भी आ रही है, ऊपर भी आ रहा है, तो अगर ये वाटर नहीं होता तो दोनों का स्पीड ऐड हो जाता, vb प्लस vf। अरे आगे ना बोलो, मतलब अगर दो पार्टिकल एक दूसरे की तरफ मूव हो रहे हैं तो रिलेटिव नहीं लेना है, स्पीड ऑफ वन ऑब्जेक्ट सीन बाय अदर ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, दोनों मिलकर डिस्टेंस को कवर करें तो v1 प्लस v2 हो जाएगा। रिलेटिव लेगा तो va माइनस vb हो जाएगा, ठीक है। या वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू v क्या होता था, va माइनस vb होता था, जिसके रिस्पेक्ट में लेते थे उसी में माइनस करते, लेकिन यहाँ रिस्पेक्ट टू नहीं लेना है। तो क्या है कि वेलोसिटी ऑफ फिश सीन बाय द बर्ड, तो बर्ड और ये दूसरे के पास आ रहे हैं, तो आपके पास हो जाएगा v बर्ड सीन बाय v फिश सीन बाय बर्ड बराबर हो जाएगा vb और प्लस vb प्लस कितना, क्योंकि ये अगर देखेंगे तो कितना हाइट चढ़ जाता है h बाई म्यू, तो इसका स्पीड कितना हो जाएगा vf बाई म्यू, तो vf बाई म्यू। तो ये है बर्ड देखेगा फिश कितना स्पीड से ऊपर आएगा, नहीं आया समझ।
ये जो बर्ड है ना, तो बर्ड कितना हाइट ऊपर, ये जो फिश है ना, ये फिश है, तो अगर h हाइट नीचे है तो इसको कितना हाइट ऊपर दिखेगी, h बाई म्यू हाइट ऊपर दिखेगी। तो h बाई म्यू हाइट को ही डिफरेंशिएट करेगा तो dh बाई dt क्या हो जाएगा, vf हो जाएगा, और बाई म्यू तो vf बाई म्यू हो जाएगा। नहीं आया, फिर से करते। नीचे फिश है, ऊपर बर्ड है, बर्ड नीचे आ रही है, फिश ऊपर जा रही है। जब बर्ड फिश को देखेगा तो फिश अगर h हाइट डेप्थ में है, h डेप्थ में है, तो h डेप्थ में है तो इसको कहां दिखेगी, h बाई म्यू पर दिखेगी। तो h dh बाई dt क्या है, इसका vf है, तो dh बाई dt बाई म्यू क्या हो जाएगा, vf बाई म्यू है। तो नेट स्पीड जो ये देखेगा वो क्या देखेगा, vb प्लस vf बाई म्यू देखेगा। तुम ऐसा क्वेश्चन और बना सकता है कि फिश बर्ड को कितना स्पीड से आते हुए देखेगी, या बर्ड ऊपर जा रही है तो बर्ड अगर ऊपर जा रही है तो कितना स्पीड से आते हुए देखेगी। समझ आ रहा है कुछ? ये ऐसा है कि स्पीड ऑफ बर्ड सीन बाय फिश हो जाएगा आपके पास vf और प्लस म्यू bb बराबर बर्ड सीन बाय फिश। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ये अगर ये देखेगा इसको, तो अगर ये h हाइट पर है तो इसको ये देखेगा म्यू h पे, तो dh बाई dt कितना हो जाएगा, vd म्यू इंटू। आई होप आपको ठीक है। इसका एक और केस अगर बनता है वो देख लेते हैं। सर मान लीजिए आपके पास ये वाटर है, ठीक है, यहाँ पर आपके पास ये फिश है, ठीक, फिश है और ये vf स्पीड से जा रही है, और ये जो बर्ड है ये बर्ड से vb से ऊपर जा रही है, यहाँ रिफ्लेक्टेड कितना म्यू है। तो स्पीड अब ये दूसरा अलग केस है। अभी क्या हो रहा था, दोनों एक दूसरे के पास आ रहे थे तो ये आया था, क्योंकि आप क्या हो रहा है, स्पीड ऐड हो जाएगी क्योंकि वो दोनों मिलकर डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं, रिलेटिव नहीं लेना है। अब क्या होगा, स्पीड ऑफ बर्ड सीन बाय द फिश, तो स्पीड ऑफ बर्ड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये कितना देखेगा उसका स्पीड, और ये अगर h हाइट पे है तो ये कितना हाइट पे देखेगा, म्यू h पे देखेगा, तो इसका स्पीड म्यू vb दिखेगा, ये हो जाएगा म्यू vb और माइनस vf। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो आपके पास हो जाएगा स्पीड ऑफ बर्ड सीन बाय द फिश। ये ध्यान रखेगा तो क्लियर हो जाएगा चीजें। यहाँ पर कुछ हो नहीं रहा है, जैसे मान लीजिए हम दोनों जा रहे हैं तो स्पीड ऑफ ए सीन बाई दिस, ये मान लीजिए ये ए है और ये क्या है, बी है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो स्पीड ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी तो ये हो जाएगा वी ए। अरे यार क्या गड़बड़ हो रही है, क्लियर करते हैं। जैसे मान लो ये ए है और ये कौन है, बी है, तो स्पीड ऑफ बी सीन बाई ए तो कितना हो जाएगा, बी बी माइनस बी ए हो जाएगा। और अगर ये दोनों एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सम हो जाएगा। तो तुमको कैसे भी समझेगा ये समझ में आ जाएगा कि सर अगर एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं तो स्पीड प्लस में आ जाएगा, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो डिफरेंस हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर बी ए और बी बी अलग अलग है। अगर फिश देखेगा तो इसका स्पीड म्यू बी बी रहेगा चूंकि ये रेयर में है। अगर बर्ड देखेगा तो इसका स्पीड vf बाई म्यू होगा चूंकि ये डेंसर मीडियम में है। क्योंकि डेंसर मीडियम में डेप्थ कितनी हो जाती है, h बाई म्यू, तो डिफरेंशिएट करेगा तो v बाई म्यू हो जाएगा। रेयर मीडियम में जो हाइट होती है वो म्यू h होती है, तो डिफरेंशिएट करेगा तो म्यू v b हो जाएगा या म्यू b हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको इमेज शिफ्ट बाय द ग्लास स्लैब, ठीक है। मान लीजिए आपके पास ये ऐसा स्लैब है ग्लास का, जिसका विड्थ कितना है t मान लीजिए, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, और यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं, ठीक। ये हमने कल क्वेश्चन लिया था, एक कनकेव मिरर और स्लैब रखा हुआ था, 21 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट था, फिर वो शिफ्ट होके कहाँ पे गया था 20 फीट। तो हम लोग कहाँ से देख रहे थे, यहाँ पर मिरर था, याद करो। तो यहाँ से देखेगा तो रेयर मीडियम से देख रहा है, तो रेयर मीडियम से अगर तुम देख रहा है, ठीक है ना, तो रेयर मीडियम से देखेगा ये तो शिफ्ट होगा, आगे बढ़ेगा, तो आगे बढ़ जाएगा तो कितना बढ़ेगा पता नहीं कितना बढ़ेगा। तो आगे बढ़ेगा तो पहले ये कहाँ पर था, जो भी डिस्टेंस सही होगी तो अभी कम हुआ है, तो आपके पास जो ये शिफ्ट होगा वो t बाई म्यू शिफ्ट होगा। तो हमारे पास जो शिफ्ट आएगा, शिफ्ट डायरेक्टली लिख लो, तो जाएगा t इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू रहेगा, समझे।
तो शिफ्ट कल हम लोगों ने यही लिखा हुआ है। तो जैसा हम लोगों ने वहाँ पे शिफ्ट देखा हुआ था कि डेंसर मीडियम में शिफ्ट कितना होता है, अब जब डेंसर मीडियम में रखा है, हम रेयर मीडियम से देखते हैं तो शिफ्ट कितना होता था, h इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू होता था। तो यहाँ पर क्या हुआ है, ये आपका ग्लास स्लैब है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, विड्थ t है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ पर t जो है वो क्या है आपके पास, विड्थ ऑफ द स्लैब है। तो विड्थ ऑफ स्लैब रहेगा तो शिफ्ट कितना मिलेगा, t इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू मिलेगा। और ये मान लीजिए केस सेकंड है, ठीक है, तो केस फर्स्ट मान लीजिए और केस सेकंड भी अपन यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तो केस सेकंड क्या है आपके पास, जैसे मान लीजिए कि हमने ग्लास ही लिया हुआ है लेकिन ये हॉलो स्लैब है, ठीक है, ये हॉलो स्लैब लिया हुआ है और हमने एक ऐसा मीडियम रख दिया हुआ है यहाँ पे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, ग्रेटर देन एयर है या म्यू है, ठीक, ओके, ये ऐसा, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू है। तो मान लीजिए कैसा ये एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है और ये क्या है आपके पास, एयर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, इसका विड्थ कितना है, टी है, तो एयर है। और यहाँ से हम लोग ऐसे आँख लगा के यहाँ से देखेंगे तो हमारे पास क्या दिखेगा, ये थोड़ा सा दूर जाते हुए दिखेगा, दूर जाते हुए दिखेगा। तो अगर ये विड्थ टी है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का ये है तो आपके पास जो शिफ्ट मिलेगा बेटा वो शिफ्ट हो जाएगा टी इंटू म्यू माइनस 1 मिलेगा। तो ये भी हम ध्यान रखेंगे। तो जब हम डेंसर मीडियम से देखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, टी इंटू 1 म्यू माइनस 1 मिलेगा। जब हम रेयर मीडियम से देखेंगे तो शिफ्ट बाय द डेंसर मीडियम कितना होगा, टी इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू होगा। तो ये हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करते हैं तो हमको इस तरह के कॉन्सेप्ट का यूज मिलता है, ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ हो गया है, हम लोग बात करते हैं 6 के नंबर की बात करते हैं, ठीक है। शिफ्ट बाय मल्टीपल स्लैब्स, ठीक है। तो मान लीजिए आपके पास ऐसा स्लैब है बहुत सारा, ठीक है, ये म्यू 1 है और ये म्यू 2 है, म्यू 3 है, म्यू 4 है, म्यू 5 है, T1 है, T2 है, T3 है, T4 है, T5 है और यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये भाई साहब यहाँ से ऐसे आँख लगा के यहाँ से देख रहा है, ठीक है। तो यहाँ से देख रहा है तो नेट शिफ्ट कितना हो जाएगा, T1 इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू 1 और प्लस T2 इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू 2 और प्लस T3 इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू 3 और प्लस डैश डैश, इतने सारे शिफ्ट हैं। तो इसका शिफ्ट, इसका शिफ्ट, इसका शिफ्ट, इसका शिफ्ट, इन सारे लोगों का शिफ्ट हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग देख रहे हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ रे बाय द ग्लास स्लैब। तो मान लीजिए ग्लास स्लैब है जिसका विड्थ कितना है आपके पास, टी दिया है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, म्यू दिया है। एक इंसिडेंट रे होती है और ये ऐसे बेंड ओवर जो नॉर्मल होती है बट एक्चुअल रे ऐसी जानी चाहिए थी और ये इमर्ज आउट रे हुई है इमर्जिंग एंगल ई पे और ये रे इस एक्चुअल रे पे पैरेलल जाने वाली थी। तो ये जो डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पाथ है या इसको हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो डेल्टा बराबर मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख दिया हूँ, आपके कॉपी में डिराइव्ड फार्मूला है, आप देखिए उसको, तो कितना होता है टी साइन आई माइनस आर और अपान कितना हो जाएगा कॉस आर। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं तो हमको डायरेक्ट फार्मूला पूछता है तो कम से कम ये याद रहे, ठीक है। अब आइए, ठीक, नेक्स्ट। अब जैसे यहीं पर ये क्वेश्चन 8 नंबर में देखें तो ये आपको ये बोलेगा कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ रे बाय मल्टीपल, ठीक है, स्लैब। मल्टीपल स्लैब ले लीजिए, मान लीजिए आपके पास ऐसा अलग अलग स्लैब है ये, ठीक है, इनके विड्थ और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग है, ठीक है। और ऐसा ही मान लीजिए T1 है, ये T2 है और ये T3 है और ये T4 है। एक रे यहाँ से इंसिडेंट हुई है और ये R1 पे रिफ्लेक्ट हो रही है और ये जाके यहाँ पर कहीं मिली है, फिर ये I1 और ये I है और फिर ये रिफ्लेक्ट होगी तो R2 एंगल पे, फिर ये इंसिडेंट हुई है और फिर ये रिफ्लेक्ट होगी तो R3 एंगल पे। वैसा है तो आपके पास इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, तो ये सब मिला के इनका एक लेटरल डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अलग अलग स्लैब का जो आएगा उनको सबको ऐड कर देना है। तो कितना हो जाएगा T साइन आई माइनस R1 अपान कॉस R1 प्लस T साइन
आई माइनस R2 अपान cos R2 और प्लस T1 है और ये T2 हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा T3 साइन आई माइनस R3 अपान cos R3। अगर ऐसे मल्टीपल स्लैब रखे हुए हैं तो मल्टीपल स्लैब में हम लोग क्या करेंगे, आई सबका सेम लेंगे, बस R1 R2 में चेंज रहेगा। तो हमारे पास लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो होता है E साइन आई माइनस R अपान cos R होता है। तो मल्टीपल स्लैब अगर रखे हुए हैं तो R की जगह उनके इंडिविजुअल रिफ्लेक्टेड एंगल रखेंगे, बाकी I सेम रहेगा, और T अगर उनका अलग अलग है तो अलग अलग रखेंगे, और T अगर सेम है तो हम उनको सेम रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 9 नंबर पॉइंट लिखेंगे, लिखे इमेज फॉर्मेशन, ठीक है, बाय थिक मिरर। ठीक है, तो थिक मिरर कैसा है कि आपके पास ये मान लीजिए एक मिरर है जिसका विड्थ कितना है T है, ठीक है, और यहाँ पर हमने पॉलिश कर दिया, भाई तो मिरर बनेगा ना। तो जो हमारे पास मिरर है, प्लेन मिरर, जिसपे हम अपना थोड़ा देखते हैं, तो कैसा है, पीछे पॉलिश कर देता है और सामने से हमको दिखता है, तो जो उसका थिक है बहुत कम है तो ज़्यादा टेंशन नहीं है, बट यहाँ थिक बहुत ज़्यादा है, काउंटेबल है, और इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जो यहाँ से कितना डिस्टेंस पे रखा हुआ है, x डिस्टेंस पे मान लीजिए रखा हुआ है, ठीक है, तो अगर ये x डिस्टेंस पे रखा हुआ है तो ये जो शिफ्ट आएगा, तो ये इस सरफेस की वजह से ये जो पॉलिश्ड सरफेस आएगी ये शिफ्ट हो जाएगी। तो ये कितनी शिफ्ट हो जाएगी बेटा, ये शिफ्ट हो जाएगी T बाई म्यू, तो T बाई म्यू शिफ्ट हो जाएगी। तो अब जो ऑब्जेक्ट है यहाँ से वो कितना डिस्टेंस पे है, x प्लस T बाई म्यू पर है। अब ये क्या हो गया, अब ये वाला जो है ये प्लेन मिरर की तरह बिहेव करेगा, तो रे यहाँ से जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी सरफेस पे, फिर यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, फिर वापस आएगी, फिर रिफ्लेक्शन होगा, फिर इमेज बनेगा। तो इमेज कितना कहाँ बनेगा, उतना ही डिस्टेंस पीछे बनेगा, तो x प्लस T बाई म्यू पर बनेगा। तो ये आपके पास इमेज बन गया। यहाँ लिखेगा डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज बराबर कितना हो जाएगा, तो हमारे पास 2 इंटू एक्स प्लस टी बाई म्यू या 2x प्लस 2t बाई म्यू। ये क्या बकवास है सर, आइए समझाते हुए से। एक हमारे पास मिरर है जो बहुत मोटा मिरर है, जिसका विड्थ कितना है, t है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू है, एक तरफ पॉलिश कर दिया तो मिरर बन गया। उसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो उसका इमेज कहाँ पर बनेगा, अगर ये x डिस्टेंस पे, तो क्या x डिस्टेंस पे ही बनेगा, तो वो चेक कर लेते हैं। तो अगर ये पॉलिश्ड सरफेस है तो ये सरफेस इस लाइट के इस सरफेस के रिफ्लेक्शन की वजह से ये आगे आ जाएगा, थोड़ा आगे दिखेगा। कितना दिखेगा, T बाई म्यू दिखेगा। तो जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है पहले x था और अभी कितना हो जाएगा आपके पास, ये T प्लस x प्लस T बाई म्यू हो जाएगा। तो इमेज भी पीछे कितना बनेगा, x प्लस T बाई म्यू पे बनेगा। तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2x प्लस 2t बाई म्यू पे बनेगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 10 देखते हैं। 10 में हमारे पास क्या है, लिखे ड्यू टू चेंज इन मीडिया रिफ्लेक्शन इज नॉट अफेक्टेड। ठीक है, ये पॉइंट भी है, नोट भी है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो हमारे पास हालांकि जेई में आया हुआ क्वेश्चन ये। ठीक है, ये मान लीजिए ऐसा एक बीकर है जहाँ पर हमने क्या किया है, एक कनकेव मिरर रख दिया है। ठीक है, कनकेव मिरर ऐसा रख दिया है कि पॉलिश्ड सरफेस है यहाँ पे। ठीक है, और इसमें हमने क्या कर दिया है, वाटर भर दिया। क्या किया है, पानी भरा होगा। जब हम इसमें पानी भर दिए तो यहाँ से सन रेज आ रही है। ठीक है, तो सन रेज यहाँ पर कहाँ दिखेंगी, तो सन रेज आ रही है, आने दीजिए सर। और ये कितना है, मान लीजिए 80 सेंटीमीटर है। ठीक है, 80 सेंटीमीटर है यहाँ। तो अगर ये 80 सेंटीमीटर है और ऐसी कहानी है, तो अगर ये रेज आएगी तो मिरर पे पड़ेगी, और मिरर पे पड़ने के बाद रेज का क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी है, थ्योरी भी है, सब कुछ है और यही सत्य है। ठीक,
क्या है बच्चों, एक बीकर है, बीकर के बॉटम में हमने कन्वेक्स मिरर रखा हुआ है, उस पर पानी भर दिया है और सनलाइट आ रही है, ये आप लिख लीजिए, सनलाइट आ रही है पैरेलल। तो सनलाइट कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है, तो इन्फिनिटी से तो पैरेलल इस पे पड़ेगी तो रिफ्लेक्शन होगा, तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे जाके ये कन्वर्ज होगी जहां पर इसका फोकल पॉइंट होगा। तो फोकल पॉइंट इसका कहाँ पे है, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपके पास कितना हो गया, 50 सेंटीमीटर पे फोकल पॉइंट है। तो ये रेज ऐसे परपेंडिकुलर आएगी तो वैसे लौट जाएगी, ये रेज ऐसी आ रही है, तो आ रही है तो ये ऐसा जाके यहाँ पे कन्वर्ज हो रही है। तो कितना हाइट पे कन्वर्ज हो गई है, 50 सेंटीमीटर पे कन्वर्ज हुई है। अब क्या हुआ, अब आपके पास ये जो इमेज बना है सनलाइट का वो यहाँ पर बना है, तो ये कितना डेप्थ पे रहेगा, 30 सेंटीमीटर डेप्थ पे रहेगा। तो फिर ये दिखेगा कहाँ, तो कहाँ पे दिखेगा ये, तो दिखेगा ये 30 सेंटीमीटर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर यहाँ का म्यू है तो ऊपर से देखेगा तो कहाँ कितनी हाइट पे दिखेगा, 30/म्यू पर दिखेगा। और अगर म्यू क्वार्टर हम लोग 4/3 लेते हैं तो 30/4/3 पर दिखेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 30 × 3/4 हो जाएगा कितना, 90/4 तो हो जाएगा 30/2, तो नहीं भाई 30/2 का 40/5/2 तो कितना हो जाएगा 22.5। आइए और समझाते हैं, मतलब आपके पास ये एक बीकर है, बीकर के बॉटम में एक कनकेव मिरर रखा हुआ है, सनलाइट पैरेलल यहाँ पर इंसिडेंट होती है, इसका फोकल लेंथ कितना है, 50 सेंटीमीटर है। तो 50 सेंटीमीटर पे जाके ये कन्वर्ज होगी, तो कन्वर्ज होगी तो हम ऊपर से अगर देख रहे होंगे तो ये हमको कन्वर्ज यहाँ पर नहीं होगी, थोड़ा ऊपर दिखेगा। तो कितना ऊपर दिखेगा, ये हो जाएगा ये कन्वर्ज हुई 50 सेंटीमीटर पे, तो ये टोटल 80 था तो बचा कितना 30, तो डेप्थ कितना है 30, तो ऊपर कितना ऊपर दिखेगा 30/म्यू, और म्यू कितना है, वाटर है, तो वाटर का 4/3 होता है, तो हमको 45/2 मिलेगा एंड दैट इज 22.5। समझे, 22.5 हाइट पे डेप्थ पे दिखेगा, तो ऊपर से देखेगा तो नीचे कितना डेप्थ पे दिखेगा 22.5 पे दिखेगा। तो आई होप आपको क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं हम लोग, अभी हम लोग प्लेन सरफेस से शिफ्ट वगैरह सारा कुछ देख लिए हैं अभी तक, कितना क्या हो सकता था रिफ्रैक्शन में प्लेन सरफेस से, वो हमने देखा हुआ है, वो आई होप आपको क्लियर है। अब हम लोग आते हैं रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस। तो स्फेरिकल सरफेस में यहाँ क्या लगता है, रिफ्रैक्शन फार्मूला। रिफ्रैक्शन फार्मूला आपको याद है, मैं ड्राइव नहीं कर रहा हूँ, आपके कॉपी में क्लास में ड्राइव किया हुआ। तो u2/v बराबर माइनस mu1/u इक्वल टू u2 माइनस mu1/r होता था रिफ्रैक्शन फार्मूला। तो mu1 क्या है, mu1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिस मीडियम से रे इंसिडेंट हो रही है, और mu2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिस मीडियम में रिफ्लेक्शन के बाद रे आ रही है। ठीक है, तो mu2/v माइनस mu1/u बराबर mu2 माइनस mu1/r। ठीक है, यहाँ पर हम लोग बात करें मैग्निफिकेशन की, तो मैग्निफिकेशन, ठीक है, मैग्निफिकेशन लेटरल मैग्निफिकेशन की हम लोग बात कर रहे हैं। m बराबर कितना हो जाएगा, mu1v/mu2u। तो ये रट्टा मार लो और ये याद भी रखना, ठीक है। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ें, ठीक। आइए बारह नंबर देखते हैं हम लोग, ठीक। 12 नंबर देखें, फोकल लेंथ ऑफ ग्लास स्फीयर। ठीक है, मान लीजिए ये ग्लास स्फीयर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल टू 3/2 है, एंड आपके पास ये रेडियस कितना है, r है। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस मान लीजिए, सेंटर है। मान लीजिए कि इनफाइनाइट से रेज आएंगी तो कहाँ पे कन्वर्ज होंगी, फोकल पॉइंट। कहाँ पे कन्वर्ज होगी, फोकल पॉइंट पे। तो अगर ये केवल अकेला होता, ये वाली सरफेस नहीं होती तो डायरेक्टली ये कन्वर्ज होती, वही फोकल पॉइंट होता। लेकिन यहाँ पर दो सरफेस है और दोनों सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा, तो दोनों सरफेस से जब रिफ्लेक्शन होगा तो यहाँ पे क्या होगा, आपके पास फोकल लेंथ अलग मिलेगी। एक्चुअल में जैसे हम लोग एक बार रिफ्लेक्ट करा के देते तो 2 बार रिफ्लेक्शन होगा, तो फोकल लेंथ कहाँ मिलेगी, वही सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, तो मान लीजिए बेटा यहाँ पर ये एयर है, ठीक,
एयर है तो μ1 बराबर 1 और μ2 बराबर 3/2 एंड u बराबर इन्फिनिटी और रेडियस बराबर कितना +r। क्यों? क्योंकि सर ये हम लोग ये पोल मान रहे हैं तो पोल से राइट में हम क्या ले रहे हैं प्लस। तो फार्मूला लगा दीजिए रिफ्लेक्शन फार्मूला, μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। आइए तो μ2 कितना है आपके पास 3/2b और माइनस 1/इन्फिनिटी बराबर 3/2 माइनस 1/r। ये हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो 3/2v बराबर 1/2r, ये कैंसिल हो जाएगा तो v इक्वल टू आपको कितना मिला 3r। तो ये जो रेज है ये कहाँ पे कन्वर्ज हो रही होंगी, यहाँ पे, ठीक है। तो अगर ये यहाँ कहीं पे कन्वर्ज हो रही है तो यहाँ पर आपको एक वर्चुअल इमेज मिल रहा है जो डिस्टेंस कितना है r है, तो ये भी कितना है r है और ये कितना था r था, मतलब यहाँ से इमेज डिस्टेंस कितना आया 3r, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया r। तो ये इमेज बन गया। अब ये जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था उसका इमेज यहाँ पे बना है, तो ये इमेज एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर दिस सरफेस। इस सरफेस के लिए क्या है आपके पास ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन रेज डेंसर से रेयर ही जा रही है, ठीक है। क्योंकि ये जाता हुआ फील हो रहा है लेकिन ये जाएगी ऐसे ही, ठीक है। तो हमारे पास अब फिर से हम लोग इस सरफेस पे रिफ्लेक्शन फार्मूला लगा देते हैं। तो आइए, तो जब इस सरफेस पे रिफ्लेक्शन फार्मूला लगाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, मैं इसको मिटा देता हूँ, मेरे पास जगह नहीं, ठीक। तो जब नेक्स्ट सरफेस पे रिफ्लेक्शन फार्मूला लगाएंगे बच्चों तो हमारे पास u बराबर कितना है +r है। क्यों सर? क्योंकि राइट में है। रेडियस बराबर कितना है सर -r, क्योंकि यहाँ से लेफ्ट में मेजर करेंगे, ठीक है। u2 बराबर कितना है सर 1 है। u1 बराबर कितना है सर 3/2। फार्मूला लगा देते हैं तो हो जाएगा μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/v माइनस 3/2u, u कितना है r है, बराबर 1 माइनस 3/2 और माइनस r। मैं टाइप आप लिख लेना, ठीक। ये मिलेगा आपके पास 1/v माइनस 3/2 r इक्वल टू माइनस 1/2 और इंटू माइनस r। ये हो जाएगा आपके पास 1/v माइनस 3/2r इक्वल टू 1/2r, 1/v इक्वल टू 1/2r और प्लस 3/2r मतलब 4/2r मतलब 2/r। तो v इक्वल टू कितना मिला आपको r/2, ठीक। v इक्वल टू कितना मिला +r/2, मतलब आगे। आइए अब फिर से डायग्राम बना लेते हैं और समझा दें। तो हमारा मोटो क्या था बच्चों कि हम इस स्फेरिकल ग्लास स्फीयर का हम लोग क्या निकालने वाले थे, फोकल पॉइंट। तो ये कहाँ पे गया था, पहली रिफ्लेक्शन के बाद ये गया था यहाँ पर r पे। फिर से जब रिफ्लेक्शन हुआ तो कहाँ पे आ गया, यहाँ से r/2 पर। तो जो फाइनल कन्वर्जन होगा, कन्वर्जिंग ऑफ रेज होगी वो कहाँ पे होगी r/2 पे। तो फिर इसका फोकल पॉइंट कितना हो जाएगा, ये कितना है आपके पास 2r और प्लस r/2 और ऐड कर देना है। तो f बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 2r और प्लस r/2, तो कितना हो जाएगा 5r/2 बराबर फोकल पॉइंट। तो कोई भी आपको स्फेरिकल ग्लास दे देगा और अगर वो पूछेगा आप फोकल पॉइंट निकालेंगे तो इसी फार्मूले से हम लोग जाएंगे। पहले सरफेस पे रिफ्लेक्शन फार्मूला लगा देंगे, फिर दूसरे सरफेस पे रिफ्लेक्शन फार्मूला लगाएंगे। तो जो इस रिफ्लेक्शन की वजह से यहाँ जो इमेज बना था वही इमेज इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, फाइनल भी निकाल देंगे और जो ये भी होगा उसको यहाँ से काउंट कर देंगे, क्योंकि यहीं से रिफ्लेक्शन हम लोग मानते हैं। तो यहाँ से काउंट करेंगे तो जो डिस्टेंस आएगा वही क्या होगा, फोकल लेंथ होगा। तो आई होप आपको एकदम क्लियर है, ठीक। चलिए, तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन में क्या है, मान लीजिए आपके पास ट्रांसपेरेंट मीडिया है, आपने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका विड्थ कितना है, w ऑब्जेक्ट है। ये डिस्टेंस हम लोग कितना मानते हैं, u। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। इसका इमेज यहाँ पे कहीं बन रहा है wi। इसका डिस्टेंस कितना है, v है। तो आपके पास क्या करिए, रिफ्लेक्शन फार्मूला यूज कीजिए, उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, मिल जाएगा आपको। तो ये मिलेगा
लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन एंगल बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा v1 बाई v2 इंटू वी स्क्वायर बाई u स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर स्पीड की बात करेगा तो विड्थ बराबर क्या हो जाएगा, विड्थ ऑफ इमेज बराबर हो जाएगा m लॉन्गिट्यूडनल इंटू विड्थ ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट लेटा हुआ है तो हम लोग क्या करते हैं, लेटरल मैग्नीफिकेशन यूज करते हैं, ठीक है। यहीं पर हम लोग स्पीड भी देख लेते हैं। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट का स्पीड कितना है, v नॉट है, इधर पे कितना जाएगा, v नॉट x जाएगा, इधर पे कितना जाएगा, v नॉट y जाएगा, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, तो जाएगा v नॉट v i x जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, v i y जाएगा। तो ये चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर जब हमको v i y परपेंडिकुलर निकालना है तो v i y जो होगा वो कितना होगा, v लेटरल m लेटरल इंटू v i y है ऑब्जेक्ट, समझ आया क्या। अगर परपेंडिकुलर स्पीड है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, लेटरल कितना था, v1 बाई v2 v बाई u था, ठीक है। और अगर हमको निकालना है v इमेज x निकालेंगे तो हम लोग m लॉन्गिट्यूडनल यूज करेंगे, और ये कितना हो जाएगा v o x। तो जैसा हम लोग रिफ्लेक्शन में यूज करते थे वैसा ही यहाँ भी यूज करेंगे। यहाँ पर बस क्या है, तो लॉन्गिट्यूडनल हो या लेटरल मैग्नीफिकेशन हो, वहाँ पर कितना है, v1 बाई v2 का मल्टीप्लाई कर दिया गया है। वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था, वहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन कितना था, v स्क्वायर बाई u स्क्वायर था, और लेटरल मैग्नीफिकेशन कितना था आपके पास, v बाई u था। तो जब हम लोग परपेंडिकुलर स्पीड निकालेंगे इमेज की तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, लेटरल मैग्नीफिकेशन से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम लोग हॉरिजॉन्टल स्पीड निकालेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हम लोग ख्याल रखेंगे, ठीक है। हम लिखे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, हम लोग इसको बोलते हैं TIR, ओके। तो आइए देखें, तो यहाँ पर मान लीजिए का, और ये हमेशा ध्यान रखिए डेंसर से रेयर में ही जब रे जाती है तभी आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, नहीं तो नहीं होता है, ठीक है। तो डेंसर से क्या होगा, रेयर में जाएगी, ठीक। तो ये मान लीजिए एक सरफेस है, ये डेंसर मीडियम है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स u1 है, और यहाँ पर मान लीजिए कितना है, u2 है, ये रेडर है, और ये क्या है, डेंसर है। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ से रे आ रही है, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेजिंग, ठीक है। ये है आपका ग्रेजिंग रे क्या है आपके पास, ये आपके पास एक एंगल आई है, जिस एंगल के लिए ये क्या हो गया, इसे ग्रेज कर गया। या फिर पहले हम लोग ऐसा मानते हैं कि सर ये आपके पास रे इंसिडेंट आई एंगल पे हुई है, जिससे ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रही है, ये रिफ्लेक्टेड एंगल आर है। तो आई को हम लोग बढ़ाते चले गए, तो जब बढ़ाते चले गए तो आई किसके बराबर हो गया, थीटा सी के बराबर। तो रे क्या कर जाएगी, ग्रेज कर जाएगी। तो हम लोग उसको बोलेंगे कि ये क्या हो गया, ग्रेज कर गया। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की हम लोग बात करेंगे, बट यहाँ पर हम लोग इसकी बात कर लें कि ये है क्या। तो ये है आपके पास क्रिटिकल एंगल, क्या है ये, क्रिटिकल एंगल है। तो क्रिटिकल एंगल कितना होगा, u1 साइन थीटा सी बराबर u2 साइन 90। क्यों, क्योंकि सर इस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स u1 है और इंसिडेंट एंगल कितना थीटा सी है। इस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है, u2 है, और एंगल कितना रिफ्लेक्टेड 90 है। तो हम लोग इसको लिखेंगे u1 साइन थीटा सी बराबर u2। तो साइन थीटा सी बराबर u2 बाई u1, तो थीटा सी बराबर साइन इनवर्स u2 और अपॉन u1। तो दिस इज द क्रिटिकल एंगल, ठीक। आइए अब हम बात करते हैं टोटल TIR कब होगा। तो TIR के लिए कंडीशन है बच्चों, TIR की कंडीशन क्या है कि इफ I is greater than theta c then TIR occurs, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट का एंगल यहाँ इंसिडेंस जो है I greater than theta c है, तो ये क्या हो जाएगी, उसी मीडियम में क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो हमारे पास बाहर एक भी लाइट नहीं जाएगी। इस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, TIR, ठीक। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिफ्टीन नंबर देखते हैं। 15 नंबर पॉइंट क्या है, मान लीजिए आपके पास पानी है, पानी के अंदर आपने एक ऐसे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है या कुछ भी लाइट सोर्स रखा हुआ है, ठीक है, सोर्स रखा हुआ लाइट का, ठीक है। तो यहाँ से लाइट ऐसे जा रही है, ठीक। तो लाइट कितने रेडियस के डिश से ऊपर जाएगी,
तो हम लोग क्या करेंगे कि सर यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर एंगल जो है किसके बराबर है, थीटा सी के बराबर, तो लाइट रेज कर गई। यहाँ पर एंगल कितना है, थीटा सी के बराबर, तो क्या हो गया, लाइट रेज कर गई। तो अब क्या होगा, लाइट इस पॉइंट और इस पॉइंट के बाहर नहीं दिखेगी, बट दिखेगी तो यहाँ से दिखेगी। तो यहाँ से दिखेगी तो जिसका हमको रेडियस पता करना है, तो मान लीजिए एच हाइट ये नीचे है, तो अगर ये थीटा सी है तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा सी। ये रेडियस कितना है, आर, तो हो जाएगा आर बाई एच बराबर कितना लिख सकते हैं, tan थीटा सी। तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच tan थीटा सी। तो एरिया हम निकाल सकते हैं पाई आर स्क्वायर, तो पाई एरिया हो जाएगा पाई एच tan थीटा सी का होल स्क्वायर। तो इस हिसाब से हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं कितने एरिया से ये जाएगी। तो हाफ एंगल कितना, थीटा सी, ठीक। अब मान लीजिए ये पावर कितना हो, P वाट है, तो कितना पावर इमर्ज होगा, ठीक है, कितना पावर आउट होगा यहाँ से। तो पावर कितना आउट होगा वो देख लेते हैं। तो आपके पास जो फुल सॉलिड एंगल होता है बच्चों, तो फुल सॉलिड एंगल कितना होता है, 4 पाई। तो ये 3D में होता है, लेकिन ये जो आपके पास कोन है, तो कोन का सॉलिड एंगल होता है 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस हाफ एंगल। हाफ एंगल कितना है, थीटा सी। तो हम लोग इसको ऐसा बोल सकते हैं कि P आउट जो होगा वो होगा P अपॉन 4 पाई, यूनिट सॉलिड एंगल में इतना आ रहा है, और इंटू 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा सी। ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा, P बाई 2 1 माइनस कॉस थीटा सी। इस पर कई क्वेश्चन आए हुए, इस फॉर्मूले को आप ध्यान रखेंगे, समझे। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं 16 नंबर। 16 आएगा, शायद 16 ही है, ठीक। तो अब हम लोग 16 नंबर पे आते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये एक फिश यहाँ पे है, ठीक है। फिश कैसे बनाते हैं, ऐसे मान लीजिए, ठीक है। ये फिश यहाँ पर है, तो फिश क्या करे, यहाँ पर मान लीजिए सन, सेटिंग सन है, ठीक है, सेटिंग सन है यहाँ पे। तो आपके पास क्या हो रहा है कि रेज क्या आ रही है, ग्रेजिंग रेज आ रही है। तो ग्रेजिंग रेज आएगी तो क्या हो जाएगी, आपको ये ऐसा मिलेगा। मतलब अगर ये कितना एंगल पे आएगा, थीटा सी। अगर रेज आती थी थीटा सी पर तो ग्रेज करती थी, तो अगर ग्रेज पे इंसिडेंस होगी तो थीटा सी पे रिफ्लेक्ट होगी। तो मछली को यहाँ पे दिखेगा। तो जब हम लोग यहाँ देखेंगे तो सन भी कहाँ दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा। तो सन इसको यहाँ पर नहीं दिखेगा हॉरिजॉन्टल पे, यहाँ पे दिखेगा। तो शाम होते टाइम अगर जो सन होता है हॉरिजॉन्टल पे होता है, तो हॉरिजॉन्टल रेज ग्रेजिंग आएगी सरफेस से, तो थीटा सी पर रिफ्लेक्ट होगी, तो इसको दिखेगी ऐसे थीटा सी एंगल पे। तो ये भी आपको थीटा सी एंगल पे सन ऊपर दिखेगा। और फिश ही नहीं, आदमी भी यहाँ बैठ जाए पानी के अंदर और देखेगा तो उसको थीटा सी पे दिखेगा जो सन है, समझे। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं हम लोग बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट 17 नंबर देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन ये है कि ये एक क्यूब है, ठीक। क्यूब ऐसा जिसका ग्लास क्यूब है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्यूब है। अब ये बोल रहे हैं कि सर इसके अंदर, इसके सेंटर पे एक लाइट सोर्स को इनहिबिट किया गया है, ठीक है। ऐसा बनाया गया है कि लाइट सोर्स अंदर है, बाकी ये ग्लास है अंदर, पूरा हॉलो नहीं है, और इसका साइड क्या है, ए है। तो बताओ कि लाइट एक भी बाहर नहीं आनी चाहिए, तो कितना एरिया ढकना पड़ेगा। बाहर एक भी लाइट नहीं आनी चाहिए तो कितना एरिया ढकना पड़ेगा, पूरा क्यूब को ढकना पड़ेगा कि थोड़ा थोड़ा ढकना पड़ेगा। तो अब अगर ये सेंटर पे है तो इधर से लाइट निकलेगा, इधर से निकलेगा, यहां से लाइट निकलेगा, यहां से निकलेगा और यहां से। तो ये कितना एरिया है, तो कितना एरिया, पीछे से भी, लेफ्ट से भी और नीचे से भी निकल रहा है। मतलब 6 ऐसे एरिया होंगे जहां से लाइट निकल रही होगी, बट पूरे फेस से तो नहीं निकलेगा। क्यों, क्योंकि TIR होगा। तो ये जो हाइट है कितना नीचे है, ये A हाइट नीचे है, A/2 हाइट नीचे, A/2 हाइट अगर ये नीचे है तो ये कैसा निकलेगा, यहाँ से ऐसा ये रेज निकलेगी यहाँ से, और यहाँ से भी ऐसे रेज निकलेगी और बाहर निकलेगी। तो इसका रेडियस पता कर लो। तो R इक्वल टू कितना होता था, S tan थीटा सी। तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा, A/2 tan थीटा सी।
तो एरिया कितना हो जाएगा पाई ए स्क्वायर बाई 4 tan थीटा सी। तो टोटल एरिया जो हो जाएगा, नेट एरिया जो मिलेगा वो कितना हो जाएगा 6 पाई ए स्क्वायर tan थीटा सी अपॉन 4। तो इतना एरिया को तुमको ढकना पड़ेगा, तो आपके पास लाइट बाहर नहीं आएगी। तो बेहतर क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये सब इसको ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, 18 नंबर पॉइंट देखते हैं, ठीक है। लिखिए कंसेप्ट ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। तो ऑप्टिकल फाइबर है ऐसा मान लीजिए ये, ठीक है, ये एक्सिस है, यहाँ से रे मान लीजिए इंसिडेंट हो रही है आई एंगल पे, और ये कितना एंगल आर है, यहाँ पे जाती है और फिर ये रिफ्लेक्ट होती है। तो अगर ये आर है तो आपके पास ये कितना होगा 90 माइनस आर, और ये भी कितना होगा 90 माइनस आर। तो रे बाहर नहीं जानी चाहिए, उसका कंडीशन क्या है, तो ये जो इंसिडेंस एंगल है अगर ये ऐसा होता तो ये हो सकता बाहर चली जाती ये रे, लेकिन ये वाला जो एंगल है वो कितना है 90 माइनस आर, ये होना चाहिए ग्रेटर देन कितना थीटा सी। तो 90 माइनस आर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू थीटा सी। आर इक्वल टू होगा तो रेज कर जाएगा, बाहर तो नहीं जाएगा। तो ऐसा है, तो हम लोग इसको बोलते हैं कि बोल सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 90 माइनस आर बराबर 90 माइनस थीटा सी बोल सकते हैं। मतलब जो आर है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है थीटा सी हो सकता है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा थीटा 90 माइनस थीटा सी हो जाएगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 90 माइनस थीटा सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा सी, है ना। तो 90 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 थीटा सी, तो आपके पास थीटा सी जो होगा लेस देन इक्वल टू 45 डिग्री होगा। तो 45 डिग्री होगा तो थीटा सी बराबर कितना होता है साइन इनवर्स 1 बाई म्यू होता है। तो आपके पास हो जाएगा म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट 2। तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कितना होना चाहिए ग्रेटर देन अंडर रूट 2 रहेगा। तो यहाँ से रे बाहर नहीं जाएगी, तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारे पास क्या है प्रिज्म, 19 नंबर, रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्रिज्म, ठीक है। तो प्रिज्म की बात करें तो आपके पास एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है, ट्राईहाइड्रल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं ट्राईहाइड्रल प्रिज्म, ठीक है। क्योंकि सरफेस हम लोग ये लेते हैं, ये ऐसा पीछे भी है, ठीक। तो ये इसको हम बोलते हैं प्रिज्म एंगल। यहाँ से रे इंसिडेंट हुई, ये नॉर्मल है, ये आई है, और ये ऐसा रे गया है, और ये मान लीजिए R1 है, और ये कितना है R2 है, और फिर रे क्या हो गई इमर्ज आउट हो गई है। तो रे को जाना कैसे था, ऐसे था, तो ये आपको क्या मिल गया डेविएशन एंगल मिला है। डेविएशन एंगल मिलेगा तो कितना हो जाएगा आपके पास डेल्टा बराबर ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल। ये वाला एंगल कितना है I माइनस R1, और ये वाला एंगल कितना है E माइनस R2। तो जाएगा डेल्टा इक्वल टू I माइनस R1 और प्लस E प्लस माइनस R2। तो डेल्टा इक्वल टू I प्लस E माइनस R1 प्लस R2। अब हम लोग यहाँ से देखें तो ये एंगल प्लस ये, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं R1 प्लस R2 इक्वल टू A। तो ये भी आपका एक रिलेशन है जो हमको याद रखना, ठीक। अब आइए हम लोग मिनिमम डेविएशन की बात करते हैं, ठीक बेटा। ये तो हमारे पास मिनिमम डेविएशन का ग्राफ कैसा बनता है वो दिखा देता हूँ। तो मिनिमम डेविएशन कैसा है बच्चों, ये आपके पास डेल्टा है और ये कितना है I है, ऐसा कटोरा बनाना है। एक एंगल I1 है, दूसरा एंगल I2 है जो कि 90 होता है, और ये आपके पास I0 है जहाँ पर डेल्टा क्या होगा मिनिमम होगा, और यहाँ पर डेल्टा मैक्स होगा, और यहाँ पर भी डेल्टा। तो जब आपके पास इंसिडेंस एंगल 90 डिग्री रहेगा तो बहुत ज्यादा डेविएशन आएगा, या फिर इंसिडेंस एंगल आपका थोड़ा कम रहेगा तो डेविएशन बहुत ज्यादा आएगा एक पर्टिकुलर एंगल पे, जिस पे आपको डेविएशन कम आएगा। तो मिनिमम डेविएशन के लिए फार्मूला देख लेते हैं, आइए। तो मिनिमम डेविएशन के लिए क्या है कहानी सर कि अगर डेविएशन मिनिमम होगा तो ये सिमेट्रिकल रहेगा। तो ऐसा है, ये इंसिडेंस है, ये आपका I है, तो ये पैरेलल हो जाएगी मिनिमम डेविएशन में। तो ये R है, तो यहाँ पर भी जब ये रिफ्रैक्ट होगी
तो ये P बराबर I रहेगा और ये भी क्या रहेगा, R रहेगा। ठीक है, और ये एंगल कितना है, ऐसा। तो हम लोग लिखते थे अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है तो म्यू बराबर कितना होता था, साइन डेल्टा m प्लस a/2 अपान कितना होता था, साइन a/2। तो हम लोग इसको ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसी में है, इफ प्रिज्म इज थिनर, बहुत थिन प्रिज्म है तो एंगल अप्रोक्सीमेटली 10 डिग्री और लेस देन 10 डिग्री। ठीक है, ऐसा है 10 डिग्री और लेस देन 10 डिग्री पे है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, ये बहुत कम है तो हम लोग इसको मिनिमम डेविएशन पे ही यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास होता था म्यू साइन आई बराबर ये होता था साइन आई इक्वल टू म्यू साइन आर। ठीक, तो इसको यहीं से लिख लेते हैं ना, तो म्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन डेल्टा m प्लस a/2 अपान साइन a/2। तो थीटा इज वेरी स्मॉल, तो साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर हो जाएगा, थीटा के बराबर हो जाएगा। तो साइन थीटा जब थीटा के बराबर हो जाएगा तो तुमको ये मिलेगा म्यू इक्वल टू डेल्टा m प्लस a/2 और अपान a/2, इसने इसको मार दिया तो आपको मिलेगा म्यू a इक्वल टू डेल्टा m प्लस a। तो म्यू a माइनस a बराबर कितना, डेल्टा m। तो म्यू इंटू क्या बोल रहा है, a इंटू म्यू माइनस 1 बराबर कितना, डेल्टा m। तो ये आपको क्या मिला, मिनिमम डेविएशन ऑफ द प्रिज्म। ठीक है, तो अब बचा है आपको लेंस एंड डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ठीक है, तो लेंस एंड डिस्पर्सन ऑफ लाइट नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ये आपके पास रिफ्लेक्शन कहाँ कहाँ से हो गया, एक तो प्लेन सरफेस हो गया, डेप्थ हो गया, स्पीड वगैरह हो गया क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लोग शिफ्ट भी देख लिए हैं, स्फेरिकल मिरर से भी रिफ्लेक्ट, स्फेरिकल सरफेस ट्रांसपेरेंट सरफेस से भी हमने रिफ्लेक्शन देख लिया है। फिर उसके बाद हमने स्फीयर भी ले लिया है, फिर हमने प्रिज्म में पढ़ लिया है। तो आई होप अभी रिफ्लेक्शन का मैक्सिमम पार्ट हो गया है। अब रिफ्लेक्शन में बचा है तो 3 लेंसेज बचे हुए हैं, डिस्पर्सन एंड डेविएशन ऑफ लाइट बची है, देन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बचा है, तो वो हम लोग अगले 2 दिन में पढ़ लेंगे। ठीक है, अभी हमने क्वेश्चन एक भी नहीं लिए है यहाँ पर, बट हम कल हो सकता है कि कल हम लेंस ना पढ़ के कुछ क्वेश्चंस कर लें। ठीक है, तो आज आपका पेपर है तो आप पढ़ते रहिए, बट शाम को आप ये लेक्चर्स को अच्छे से बैठिए। थोड़ा स्पीड है लेक्चर, क्योंकि रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पढ़ रहे हैं, तो स्पीड है लेक्चर, तो थोड़ा रोक रोक के पढ़िए, समझ के पढ़िए। कुछ डाउट है तो मुझे पूछिए। ठीक है, उसके बाद मैं डीबीपी डाल दे रहा हूँ, तो डीबीपी सॉल्व करो। ठीक, थैंक यू।